हम बात करने लगे हैं पैरामीटराइजेशन ऑफ ए कर्व की। पैरामीटराइजेशन ऑफ ए कर्व क्या चीज़ होती है? अगर आपके पास अल्फ़ा और बीटा कोई रियल नंबर्स या माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी में से हों और आप एक फंक्शन बनाएं अल्फ़ा बीटा से आर एन पे, एक ऐसा फंक्शन बनाएं जो स्मूथ हो। जो फंक्शन हमने बनाया है ये डोमेन के हर पॉइंट टी के लिए एक पॉइंट हमें देता है आर एन में से। इस फंक्शन गैमा को हम कहते हैं ये पैरामीटराइजेशन ऑफ ए कर्व है। याद करवा दूं कि स्मूथ का क्या मतलब होता है। स्मूथ का मतलब होता है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका सेकंड डेरिवेटिव, सो ऑन, इसका nth डेरिवेटिव सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, मालूम करना पॉसिबल हैं। एग्जाम्पल्स याद करवा दूं, हमारे पास कर्व है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। इस कर्व से आप वाकिफ़ हैं, ये एक सर्कल है। अगर मैं गैमा फंक्शन डिफाइन करूं, लेट्स से 0 से 2 पाई, ऊपर इंटरवल लेकर और r2, ये गैमा ऑफ t का आंसर लिया जाए cos t और sin t, तो हम कहेंगे ये क्या है? गैमा इज ए पैरामीटराइजेशन ऑफ द कर्व ऑफ सर्कल। ये क्या है? सर्कल की पैरामीटराइजेशन है। एक ही कर्व की पैरामीटराइजेशंस एक से ज़्यादा हो सकती हैं। फर्ज करें इंटरवल मैंने यही लिया और मैंने पैरामीटराइजेशन बनाई गैमा ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी और कॉस टी। ये भी क्या है? ये भी पैरामीटराइजेशन है इसी कर्व सर्कल की। एक कर्व की पैरामीटराइजेशन जो है वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं। जब एक कर्व की पैरामीटराइजेशंस एक से ज़्यादा हो सकती हैं, ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि हम एक कर्व की रीपैरामीटराइजेशन भी कर सकते हैं। एक पैरामीटराइजेशन मालूम हो, उसकी मदद से एक दूसरी पैरामीटराइजेशन भी कर सकते हैं। हम इसको कहते हैं कर्व की रीपैरामीटराइजेशन करना। ऑफिशियली डेफिनेशन देखते हैं कि कर्व की रीपैरामीटराइजेशन का क्या मतलब होता है। कर्व की रीपैरामीटराइजेशन करने से पहले मैं आपको याद करवा दूं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होती है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का मतलब है, फर्ज करें आपके पास एक फंक्शन है f जो सेट A से B पर है और एक फंक्शन g है जो सेट B से C पर है। तो हम कहेंगे g नॉट f हमारे पास एक नया फंक्शन है। ये फंक्शन हमारे पास है A से C पर और g नॉट f को अगर हम डोमेन के किसी एलिमेंट t पर ऑपरेट करें तो उसका फार्मूला होता है g ऑफ f ऑफ t। ये मतलब होता है दो फंक्शंस को कंपोज करने का। अगर फ़र्ज़ करें f जो है वो a के आंसर्स, a के एलिमेंट्स के आंसर सेट b में ले रहा है फंक्शन f, और फंक्शन g जो है वो b के एलिमेंट्स के आंसर सेट c में ले रहा है, तो जो हमारे पास g नॉट f फंक्शन है वो a सेट के एलिमेंट्स के आंसर सेट c में ले रहा है। किस तरह से कि पहले किसी भी नंबर t पे अगर हम g नॉट f को ऑपरेट करते हैं तो पहले f ऑपरेट होगा f ऑफ t, यहाँ पे t था, यहाँ पे आंसर फ़र्ज़ करें f ऑफ t है और इसका नाम हमने s रख लिया है,
तो उसके बाद इस पे क्या ऑपरेट होगा, जी ऑपरेट होगा, जी ऑफ एस कह सकते हैं, फाइनल आंसर सी में चला जाएगा। इसको हम कहते हैं दो फंक्शंस की कंपोजिशन। मैं आपको बताता हूँ अब कि रीपैरामीटराइजेशन ऑफ ए कर्व क्या चीज़ है। हमारे पास एक कर्व है जो इंटरवल अल्फ़ा बीटा पे ऑपरेट हो रही है और जनरली फ़र्ज़ करें इसका आंसर आ रहा है आर एन में, और ये कर्व हमारे पास गैमा है और डोमेन के हर पॉइंट का नाम फ़र्ज़ करें हम जनरली टी ले रहे हैं। इससे जो कर्व बन रही है उसी कर्व की एक और पैरामीटराइजेशन भी है। फ़र्ज़ करें इंटरवल अल्फ़ा 1 बीटा 1 से आर एन पर, और इस कर्व का नाम हमने फ़र्ज़ करें अल्फ़ा रख लिया है और इस इंटरवल अल्फ़ा 1 बीटा 1 के हर पॉइंट का नाम जनरली हमने एस रख लिया है। तो हम कहेंगे ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा इज़ री पैरामीटराइजेशन ऑफ गैमा। ये जो अल्फ़ा हम बना रहे हैं हम इसको गैमा की रीपैरामीटराइजेशन कहेंगे। अगर हम एक ऐसा फंक्शन बना सकें जिसका नाम फ़र्ज़ करें मैं फाई रख रहा हूँ कि इस इंटरवल के पॉइंट्स पे फाई ऑपरेट हो, आंसर इस इंटरवल में चला जाए, और इस इंटरवल के एलिमेंट्स पे गैमा ऑपरेट हो और आंसर आर एन में आ जाए। अब आर एन में हम डायरेक्ट अल्फ़ा से भी जा सकते हैं। आर एन में हम फाई की मदद से पहले अल्फ़ा 1 बीटा 1 से अल्फ़ा बीटा में जाएं और फिर अल्फ़ा बीटा पे गैमा ऑपरेट करके आर एन में आएँ। और अगर ये दोनों आंसर सेम आ जाएं, यानी अल्फ़ा ऑफ एस का आंसर यहाँ से सीधा इधर गए, या पहले फाई ऑपरेट हुआ एस पे, अल्फ़ा बीटा में आए, यहाँ से ऑपरेट हुआ गैमा और हम आर एन में चले गए। अगर ये दोनों वे से आर एन में जाते हुए आपके पास आंसर सेम आए, एक एस पे अल्फ़ा ऑपरेट हो आर एन में आ जाए, कोई आंसर आ जाएगा। इसी एस पे फाई ऑपरेट हो अल्फ़ा बीटा में आ जाएं, उस अल्फ़ा बीटा पे गैमा ऑपरेट हो और आर एन में चले जाएं, और अगर ये दोनों आंसर सेम आ जाएं, अल्फ़ा का एस वाला आंसर या फाई ऑपरेट होके एस पे अल्फ़ा बीटा में, उसके बाद गैमा ऑपरेट होके आर एन में, दोनों आंसर इक्वल आ जाएं, तो हम कहते हैं अल्फ़ा जो है रीपैरामीटराइजेशन है गैमा की। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ और खूबियाँ भी होनी चाहिए। ये जो हमने फाई बनाया है, ये फाई एक तो हमें ढूंढना होगा कि क्या ऐसा फाई बनाया जा सकता है कि जिसके लिए ये कंडीशन फुलफिल हो। ना सिर्फ फाई, आम फाई ढूंढना होगा। फाई में होनी चाहिए दो खूबियाँ। फाई में क्या क्या खूबी होनी चाहिए? एक तो फाई को होना चाहिए स्मूथ और दूसरे फाई को होना चाहिए बाइजेक्टिव। अगर फाई में ये दो खूबियाँ हों, इन दो खूबियों वाला फाई हमें मिल जाए कि अल्फ़ा का एस वाला आंसर या फाई ऑफ एस और उस पर गैमा ऑपरेट होने के बाद वाला एस का आंसर दोनों सेम आए और हर एस के लिए आए, फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू द डोमेन। और एस हम किस डोमेन में से ले रहे हैं? अल्फ़ा 1 बीटा 1 में से। अगर ऐसा हो जाए और जो हमने फाई ढूंढा है उस फाई में दो खूबियाँ मौजूद हों, एक वो स्मूथ हो, दूसरा वो बाइजेक्टिव हो, तो हम कहेंगे जो अल्फ़ा है वो गैमा की रीपैरामीटराइजेशन है। अल्फ़ा क्या है? गैमा की रीपैरामीटराइजेशन। अल्फ़ा एक कर्व है, गैमा एक कर्व है। अल्फ़ा एक कर्व की पैरामीटराइजेशन है, गैमा फ़र्ज़ करें उसी कर्व की पैरामीटराइजेशन है। अगर आपको मिल जाए एक फंक्शन फाई
किस तरह का कि फाई अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा बीटा इंटरवल पे हो, फाई स्मूथ हो, फाई बाइजेक्टिव हो, और अल्फ़ा ऑफ एस के आंसर्स या गैमा फाई ऑफ एस के आंसर्स सेम हो, तो हम कहेंगे अल्फ़ा जो है वो गैमा की रीपैरामीटराइजेशन है। दोनों एक ही कर्व को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, अल्फ़ा भी और गैमा भी दोनों फंक्शंस एक ही कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और अल्फ़ा को हम गैमा की रीपैरामीटराइजेशन कहेंगे। अगर अल्फ़ा गैमा की रीपैरामीटराइजेशन है, इफ अल्फ़ा इज रीपैरामीटराइजेशन ऑफ गैमा, अल्फ़ा रीपैरामीटराइजेशन है गैमा की, यानी हमें एक फंक्शन मिल गया है फाई अल्फ़ा 1 बीटा 1 से अल्फ़ा बीटा पे, फाई स्मूथ है, फाई बाइजेक्टिव है, और अल्फ़ा ऑफ एस के आंसर्स और इधर से गैमा फाई ऑफ एस के आंसर्स सेम आ रहे हैं, तो अल्फ़ा और गैमा की रीपैरामीटराइजेशन है। ऐसी सूरत में अगर हम गौर करें, वही डायग्राम मैं दोबारा बना रहा हूँ, जब फाई फंक्शन है अल्फ़ा 1 बीटा 1 से अल्फ़ा बीटा पे, फाई बाइजेक्टिव है, तो फाई इनवर्स फंक्शन होगा अल्फ़ा बीटा से अल्फ़ा 1 बीटा 1। और अगर मैं गैमा को ऑपरेट करूं टी पे, कहाँ पहुंच जाऊंगा? आर एन में। और अगर मैं फाई इनवर्स ऑपरेट करूं इसी टी पे, तो मैं आ जाऊंगा अल्फ़ा 1 बीटा 1 में, और उस आंसर पे अगर मैं ऑपरेट करूं अल्फ़ा, तो पहुंच जाऊंगा आर एन में। यानी अब मेरे पास आर एन में जाने के दो पॉसिबल वेज हैं, गैमा अल्फ़ा बीटा के पॉइंट टी को ले जा रहा है आर एन में, या फाई इनवर्स की मदद से अल्फ़ा बीटा से अल्फ़ा 1 बीटा 1 में, फाई इनवर्स टी और उसके ऊपर अल्फ़ा ऑपरेट होके आर एन में। ये दोनों आंसर श्योरिटी है कि सेम आएंगे। अल्फ़ा हमारे पास पैरामीटराइजेशन है, गैमा हमारे पास पैरामीटराइजेशन है। गैमा ऑपरेट करके अल्फ़ा बीटा से डायरेक्ट आर एन में जा सकते हैं, और अल्फ़ा बीटा पे फाई इनवर्स ऑपरेट करके और अल्फ़ा ऑपरेट करके भी आर एन में जा सकते हैं। अगर ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, और श्योरिटी है सेम आएंगे, अगर यहाँ पर सेम आ रहे हैं इस केस में, फाई के केस में, तो फाई इनवर्स के केस में भी सेम आएंगे, और इस सूरत में आप कहेंगे गैमा इज रीपैरामीटराइजेशन ऑफ अल्फ़ा। याद रहे, जब भी अल्फ़ा गैमा की रीपैरामीटराइजेशन होगी तो गैमा अल्फ़ा की रीपैरामीटराइजेशन होगी। आखिर में एक दफ़ा फिर रिवाइज कर दूं कि रीपैरामीटराइजेशन क्या चीज़ है। अगर गैमा आपके पास एक कर्व है, अल्फ़ा एक कर्व है, और गैमा कर्व है इंटरवल अल्फ़ा बीटा से आर एन पे, अल्फ़ा कर्व है इंटरवल अल्फ़ा 1 बीटा 1 से आर एन पे। अगर आपको एक फंक्शन फाई मिल जाए जिसमें दो खूबियाँ हों, वो स्मूथ भी हो, बाइजेक्टिव भी हो, और गैमा ऑफ फाई ऑफ एस, फाई ऑपरेट करें एस पे, अल्फ़ा बीटा में आए, उस पर गैमा ऑपरेट करें, आर एन में चले जाएं, फाई ऑफ एस और फिर गैमा ऑपरेट करें, और डायरेक्ट अल्फ़ा एस पे ऑपरेट करके आर एन में चले जाएं, ये सारे आंसर सेम आए, तो हम कहेंगे अल्फ़ा गैमा की रीपैरामीटराइजेशन है। एक कर्व है, गैमा भी उसकी पैरामीटराइजेशन है, अल्फ़ा भी उसकी पैरामीटराइजेशन है, वो कर्व यहाँ है। उस कर्व के लिए अल्फ़ा को गैमा की रीपैरामीटराइजेशन कहेंगे अगर फाई मिल जाए। और याद रहे, जब फाई मिल जाएगा इन दो खूबियों के साथ, तो फाई इनवर्स भी मिल जाएगा, और फाई इनवर्स में ये खूबी होगी कि फाई इनवर्स ऑपरेट करके टी से एस बनाएं, और उस पर अल्फ़ा ऑपरेट करके आर एन में चले जाएं, या गैमा डायरेक्ट टी पे ऑपरेट करके आर एन में चले जाएं, दोनों आंसर सेम आएंगे, और ऐसी सूरत में हम गैमा को अल्फ़ा की रीपैरामीटराइजेशन कहेंगे। दोनों कर्व्स एक दूसरे की रीपैरामीटराइजेशन होंगी अगर एक रीपैरामीटराइजेशन है तो।
तो एक एग्जांपल देखने लगे हैं जिसमें हम कर्व की देखेंगे रीपैरामीटराइजेशन। हमने कर्व देखी थी इससे पहले, गैमा -∞ टू ∞ टू R2, कर्व सर्कल थी और उसकी पैरामीटराइजेशन थी cos t और sin t। इसकी डोमेन मैंने -∞ से इन्फिनिटी ली है, आप इसको कम भी ले सकते हैं। इससे पहले जब मैंने ली थी तो 0 से 2π ली थी, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इस कर्व सर्कल की एक पैरामीटराइजेशन है। इसी सर्कल की एक और पैरामीटराइजेशन भी है, गैमा टिल्डा इसको कह लें, -∞ टू ∞ और R2 पे। और इसमें पैरामीटर का नाम अगर मैं S रख लूँ, ये है sin S और cos S। और जो गैमा टिल्डा S है वो गैमा की रीपैरामीटराइजेशन है। ये मेरा इस वक्त क्लेम है। क्या क्लेम है? कि गैमा टिल्डा S गैमा की रीपैरामीटराइजेशन है। अगर ये मेरा क्लेम है तो मुझे ढूंढना है एक फंक्शन फाई जिसकी डोमेन गैमा टिल्डा वाली डोमेन हो और रेंज गैमा वाली डोमेन हो, जिसमें 3 खूबियाँ हों, बाइजेक्टिव हो, स्मूथ हो, और तीसरी खूबी क्या भला कि गैमा टिल्डा ऑफ S इक्वल हो गैमा ऑफ फाई ऑफ S के। ये 3 खूबियाँ हों, ऐसा फाई ढूंढना है। अगर मैं डिफाइन कर लूँ कि फाई ऑफ S इक्वल है π/2 माइनस S के, इसके डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करें, सारे डेरिवेटिव्स हल हो जाते हैं, यानी ये स्मूथ है। इसको प्रूव कर सकते हैं आसानी के साथ कि ये 1 भी है और ऑन टू भी है। यानी इसमें 2 खूबियाँ तो बहुत आसानी से पता चल गई हैं। क्या? कि ये जो फाई है इज़ बाइजेक्टिव एंड स्मूथ। ये फाई बाइजेक्टिव भी है, ये फाई स्मूथ भी है। मुझे बस एक बात प्रूव करनी है, क्या? कि गैमा टिल्डा ऑफ S इक्वल है गैमा ऑफ फाई ऑफ S के। अगर मैं ये बात भी प्रूव करने में कामयाब हो गया तो प्रूव हो जाएगा कि गैमा टिल्डा जो है वो गैमा की रीपैरामीटराइजेशन है। चेक करते हैं, गैमा ऑफ फाई ऑफ S कैलकुलेट करते हैं। गैमा फाई ऑफ S किसके इक्वल है? π/2 माइनस S के। अब इसका गैमा कैलकुलेट करते हैं। गैमा ऑफ t है cos t sin t, तो गैमा ऑफ π/2 माइनस S क्या बनेगा? cos π/2 माइनस S और sin π/2 माइनस S। फार्मूला याद है, cos π/2 माइनस थीटा इक्वल होता है sin थीटा के, और sin π/2 माइनस थीटा इक्वल होता है cos थीटा के। तो गैमा फाई ऑफ S किसके इक्वल आ गया? sin S cos S के, और sin S cos S किसके इक्वल है? गैमा टिल्डा S के। यानी गैमा फाई ऑफ S इक्वल आ गया गैमा टिल्डा ऑफ S के। जो फाई में 3 खूबियाँ होती हैं वो तीनों खूबियाँ इस फाई में मौजूद हैं। बाइजेक्टिव भी है, स्मूथ भी है। गैमा टिल्डा ऑफ S इक्वल है गैमा फाई ऑफ S के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ गैमा टिल्डा इज़ ए रीपैरामीटराइजेशन ऑफ गैमा। और एक बात आपको पहले ही बता दी है, अगर गैमा टिल्डा गैमा की रीपैरामीटराइजेशन है तो गैमा जो है वो गैमा टिल्डा की रीपैरामीटराइजेशन होगी। तो हमने एग्जांपल देखी है एक ही कर्व की ऐसी 2 पैरामीटराइजेशंस जो एक दूसरे की रीपैरामीटराइजेशन है। बात करने लगे हैं कि सिंगुलर पॉइंट क्या होता है किसी कर्व के लिए। हमारे पास एक कर्व की पैरामीटराइजेशन है गैमा अल्फ़ा बीटा से
आर एन के ऊपर अगर गैमा डैश टी 0 आ जाए, क्या आ जाए 0, तो हम कहते हैं जो गैमा ऑफ टी पॉइंट है आर एन में इज ए सिंगुलर पॉइंट। ये कर्व का एक सिंगुलर पॉइंट है। एक एग्जांपल देखते हैं। फर्ज करें हमारे पास जो कर्व है उसका फार्मूला है गैमा ऑफ टी का टी क्यूब और टी स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव लें, कितना आंसर आया 3t स्क्वायर और 2t, और t 0 लेने पर गैमा डैश टी जो है, गैमा डैश 0 जो है वो 0 आ गया। t 0 लेने पर 0 आ गया, तो इसका मतलब है जो मेरे पास गैमा ऑफ 0 बन रहा है, जो ओरिजिन है वो कैसा पॉइंट है, इज ए सिंगुलर पॉइंट। ये कर्व के लिए एक सिंगुलर पॉइंट है। जब भी किसी पैरामीट्रिक कर्व का डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ जाए, तो जिस t के लिए 0 के इक्वल आएगा उस t के कॉरस्पॉन्डिंग जो कर्व पे पॉइंट होगा, उस पॉइंट को हम कर्व का सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। खास बात क्या है कि जो कर्व मैंने ली है, अगर आप इस कर्व को स्केच करें तो इस कर्व का स्केच कुछ इस तरह का बनता है। इस कर्व का स्केच आप जियोजेब्रा में आसानी से कर सकते हैं। जियोजेब्रा के अंदर अगर आप कर्व की कमांड यूज़ करें और उस कर्व की कमांड में लिख दें ब्रैकेट में टी क्यूब टी स्क्वायर, टी पहला x कोऑर्डिनेट को जाहिर कर रहा है टी क्यूब, टी स्क्वायर y कोऑर्डिनेट को जाहिर कर रहा है, थर्ड टी बता रहा है कि हमने x और y कोऑर्डिनेट में पैरामीटर t यूज़ किया है, और आखिर में आप डोमेन का फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट लिख के एंटर करें जियोजेब्रा में, तो आपके पास ये कर्व स्केच हो जाएगी। आपने ये कर्व ज़रूर स्केच करके देखनी है। इस वक्त जो ख़ास बात है वो ये है कि इस कर्व के ऊपर 0 पॉइंट जो है, यहाँ पे इसकी पैरामीटराइजेशन का डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया है, 0 के इक्वल आ गया है। गैमा डैश टी 0 बन गया है। इससे प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है, हम इसको क्यों सिंगुलर पॉइंट कहते हैं? ज़रा गौर करें, जो गैमा डैश होता है वो टेंजेंट वेक्टर होता है कर्व के किसी भी पॉइंट के ऊपर। ये यहाँ से अगर हम फर्ज करें मूव करना शुरू करते हैं तो ये टेंजेंट वेक्टर्स आ रहे हैं। अगर हम ये अज्यूम करें कि कोई पार्टिकल, कोई बॉडी इस कर्व पे मूव कर रही है और हर मूवमेंट पर उसकी डायरेक्शन टेंजेंट वाली है, तो वो बॉडी इस तरह से मूव करती जा रही है। यहाँ पर जब ओरिजिन पर पहुँचती है, हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन कौन सी वाली है, गैमा डैश टी वाली डायरेक्शन है। जब ये बॉडी जो मूव कर रही है वो ओरिजिन पर पहुंचती है, तो गैमा डैश टी किसके इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है। गैमा डैश 0 बन जाता है, कोई टेंजेंट नहीं बन रहा। यहाँ से बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, टेंजेंट मौजूद नहीं है, तो प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। ऐसे पॉइंट्स को हम सिंगुलर पॉइंट्स कहते हैं। किसी भी पैरामीट्रिक कर्व के लिए अगर t के किसी पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव का आंसर 0 आ जाए, तो उस पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। और सिंगुलर पॉइंट्स अगर किसी कर्व के मौजूद हों तो उसकी स्टडी हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। ऐसे पॉइंट्स जिन पर डेरिवेटिव 0 ना आए, हम उनको रेगुलर पॉइंट्स कहते हैं। अगर आपके पास एक कर्व है, एक पैरामीटराइजेशन है अल्फा बीटा से आर एन पे, ये आपके पास क्या है, पैरामीट्रिक कर्व है। अगर इसका डेरिवेटिव 0 नहीं है किसी पॉइंट पर, टी पर गैमा डैश 0 नहीं है, तो ऐसी सूरत में जो गैमा ऑफ टी पॉइंट है, जो आर एन में पॉइंट है, हम कहेंगे गैमा ऑफ टी क्या है, रेगुलर पॉइंट है।
क्या है, रेगुलर पॉइंट। और अगर किसी कर्व के सारे पॉइंट्स रेगुलर हों तो हम उसको रेगुलर कर्व कहते हैं। रेगुलर कर्व किसको कहते हैं, अगर गैमा डैश टी जो है वो नॉन ज़ीरो आए फॉर ऑल टी ऑफ द डोमेन। डोमेन के सारे पॉइंट्स के लिए अगर किसी कर्व का डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो हो तो हम कहते हैं वो कर्व रेगुलर कर्व है। रेगुलर कर्व की स्टडी हमारे लिए आसान होती है, ऐसी कर्व जिसके ऊपर सिंगुलर पॉइंट्स हों उसकी स्टडी हमारे लिए मुश्किल होती है। एक ही कर्व की आपको ऐसी पैरामीटराइजेशंस भी मिल जाती हैं जिसमें सिंगुलर पॉइंट्स मौजूद होते हैं, और ऐसी पैरामीटराइजेशंस भी मिल जाती हैं जिसके लिए कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं होता, यानी कर्व रेगुलर होती है। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, हमने पहले भी देखी थी। अगर मैं पैराबोला की पैरामीटराइजेशन लूँ, गैमा ऑफ टी इज इक्वल टू टी और टी स्क्वेयर, ये क्या है, ये पैराबोला की पैरामीटराइजेशन है। अगर इसी की मैं एक और पैरामीटराइजेशन लूँ, टी क्यूब और टी 6, ये भी सेम पैराबोला की ही पैरामीटराइजेशन है। जो पहली पैरामीटराइजेशन मैंने ली है, इसमें अगर हम गैमा डैश टी कैलकुलेट करें तो उसका आंसर आ रहा है 1 और 2t। इस पैरामीटराइजेशन में हमेशा फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो 1 है, ये कभी भी 0 नहीं है। गैमा डैश टी कभी भी 0 नहीं है फॉर ऑल टी ऑफ द डोमेन। जबकि इसी कर्व की जब हमने दूसरी पैरामीटराइजेशन ली है, अगर आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो कितना आंसर आ रहा है, 3t स्क्वेयर और 6t5। और आप देख सकते हैं गैमा डैश 0 जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 0 के। एक ही कर्व की एक से ज़्यादा पैरामीटराइजेशन हो सकती हैं। ऐसी पैरामीटराइजेशन जिसमें कोई भी पॉइंट सिंगुलर ना हो, और ऐसी पैरामीटराइजेशन जिसमें कुछ पॉइंट सिंगुलर हो। हम कोशिश किया करेंगे कि किसी भी कर्व की ऐसी पैरामीटराइजेशन यूज़ की जाए कि कोई सिंगुलर पॉइंट ना हो, यानी हमारी जो कर्व है वो रेगुलर कर्व हो, उसका डेरिवेटिव 0 ना आए। डेरिवेटिव 0 आने से मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी, क्या प्रॉब्लम होती है। डेरिवेटिव 0 आने से प्रॉब्लम ये है कि हमें टेंजेंट वेक्टर नहीं मिल रहा। टेंजेंट वेक्टर ना मिलने का मतलब है अगर कोई पार्टिकल किसी कर्व के लॉन्ग मूव कर रहा है और हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन टेंजेंट के लॉन्ग है, तो ऐसे पॉइंट पर पहुंच उसके लिए प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। टेंजेंट वेक्टर नहीं है, वो किस डायरेक्शन में मूव करे। एक और प्रॉब्लम पैदा हो सकती है, हमने कहा था कि हम ऐसी पैरामीटराइजेशन चाहते हैं जो यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन हो। यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन जिसके डेरिवेटिव की मैग्नीट्यूड 1 आए, लेकिन अगर डेरिवेटिव 0 आ गया है तो डेरिवेटिव की मैग्नीट्यूड 1 नहीं हो सकती, यानी ऐसी पैरामीटराइजेशन कभी भी यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन नहीं हो सकती। तो हम कर्व की ऐसी पैरामीटराइजेशन यूज़ किया करेंगे जो रेगुलर पैरामीटराइजेशंस हों, जिनके लिए वो कर्व रेगुलर कर्व हो, हम फिर उस कर्व को आसानी से स्टडी कर सकेंगे। एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम कर रहे हैं, और वो थ्योरम ये है कि एनी रीपैरामीटराइजेशन ऑफ ए रेगुलर कर्व इज रेगुलर। अगर आपके पास कर्व कैसी हो, रेगुलर हो, उसकी रीपैरामीटराइजेशन भी रेगुलर होगी, ये बात हमने प्रूफ करनी है। कर्व रेगुलर है, उसकी रीपैरामीटराइजेशन रेगुलर होगी, ये हमने प्रूफ करना है। रेगुलर कर्व का मतलब याद रहे, यानी ऐसी कर्व जिसका डेरिवेटिव जो है वो 0 नहीं है फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ द डोमेन। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। एक कर्व ले लेते हैं गैमा अल्फा बीटा से Rn पे, किस तरह की, रेगुलर कर्व। रेगुलर कर्व कहने का क्या मतलब है, रेगुलर कर्व कहने का मतलब है कि इस कर्व का डेरिवेटिव जो है वो 0 नहीं है फॉर ऑल t बिलोंग्स टू डोमेन। एक और कर्व ले लेते हैं जो इसकी रीपैरामीटराइजेशन है। लेट उस कर्व का नाम गैमा टिल्डा रख लेते हैं। लेट गैमा टिल्डा फ्रॉम अल्फा 1
बीटा 1 to Rn be reparameterization ऑफ गैमा। मैंने ये रीपैरामीटराइजेशन ले ली, इसमें पैरामीटर जो है वो हम एस यूज़ कर लेते हैं। अगर ये रीपैरामीटराइजेशन है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मिलेगा हमें एक फंक्शन, देयर एग्जिस्ट बाइजेक्टिव फाई अल्फ़ा 1 बीटा 1 से अल्फ़ा बीटा पे सच डैट क्या खूबी होगी कि गैमा टिल्डा ऑफ एस का आंसर इक्वल होगा गैमा ऑफ फाई ऑफ एस के। ये रीपैरामीटराइजेशन की डेफिनेशन से हमें एक मिला है फंक्शन फाई, जो बाइजेक्टिव भी है, वो स्मूथ भी है, और जिसके लिए ये खूबी भी सेटिस्फाई हो रही है। हमने प्रूव ये करना है कि अगर कर्व रेगुलर है, गैमा रेगुलर है, तो हमने इस गैमा टिल्डा को भी रेगुलर प्रूव करना है। यानी हमने गैमा टिल्डा का डेरिवेटिव जो है वो प्रूव ये करना है कि वो नॉन ज़ीरो है। मैं लेट कर लेता हूँ फाई के लिए कि फाई ऑफ एस इक्वल है टी के। अगर फाई ऑफ एस टी के इक्वल है तो याद रहे फाई इनवर्स टी किसके इक्वल होगा? एस के। फाई इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि फाई ऑफ एस टी है। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। लेफ्ट साइड पे अप्लाई करेंगे चेन रूल डी फाई बाई डी एस, और फिर एस का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट से, एस फंक्शन है किसका? टी का, डी एस बाई डी टी, और राइट साइड पर आंसर टी का डेरिवेटिव 1। दो डेरिवेटिव्स हैं जिनका प्रोडक्ट 1 आ रहा है। क्या ये दोनों ज़ीरो हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कोई एक भी ज़ीरो हुआ तो प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ से डी फाई बाई डी एस भी नॉन ज़ीरो है और डी एस बाई डी टी भी नॉन ज़ीरो है। मुझे इनमें से किसी एक की ज़रूरत पेश आएगी। मैं अब असल काम की तरफ आता हूँ, और असल काम क्या है? मुझे प्रूव ये करना है कि जो गैमा टिल्डा है उसका डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो है, यानी वो भी एक रेगुलर कर्व है। क्योंकि गैमा टिल्डा एस किसके इक्वल है? बाय 2 गैमा टिल्डा एस इक्वल है गैमा ऑफ फाई ऑफ एस के। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस। डी गैमा टिल्डा बाय डी एस, राइट साइड पे चेन रूल अप्लाई करेंगे। गैमा फंक्शन है फाई का और फाई फंक्शन है एस का। डेरिवेटिव एस के लिए चाहिए तो पहले गैमा का डेरिवेटिव फाई के लिए कैलकुलेट करेंगे और फिर फाई का डेरिवेटिव एस के लिए कैलकुलेट करेंगे। गैमा का डेरिवेटिव फाई के रिस्पेक्ट से और फिर फाई का डेरिवेटिव एस के रिस्पेक्ट से हमने अप्लाई कर लिया चेन रूल। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी गैमा टिल्डा बाय डी एस इज इक्वल टू डी गैमा बाय डी टी और डी फाई बाय डी एस। क्यों ऐसे लिखा है? क्योंकि फाई ऑफ एस किसके इक्वल है? टी के, यानी यहाँ फाई की जगह मैं टी भी लिख सकता हूँ। एस डी गैमा बाय डी टी क्या है? क्या नॉन ज़ीरो है? बिल्कुल, डी गैमा बाय डी टी नॉन ज़ीरो है। गैमा रेगुलर कर्व है। और डी फाई बाई डी एस ये भी नॉन ज़ीरो है। डी गैमा बाय डी टी नॉन ज़ीरो है बाय 1 और डी फाई बाई डी एस नॉन ज़ीरो है बाय 3। अगर डी गैमा बाय डी टी भी नॉन ज़ीरो है, डी फाई बाई डी एस भी नॉन ज़ीरो है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आएगा? नॉन ज़ीरो।
डी गैमा टिल्डा बाय डी एस नॉन ज़ीरो। और क्या प्रूव हो गया, अगर किसी कर्व का डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो है तो वो कर्व रेगुलर कर्व है। गैमा टिल्डा इज़ ए रेगुलर कर्व। याद रहे, हमने प्रूव ये किया है कि अगर कोई कर्व रेगुलर है तो उसकी रीपैरामीटराइजेशन भी रेगुलर ही होगी। एक क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या अगर आप एक ही कर्व की दो पैरामीटराइजेशंस करते हैं तो क्या वो दोनों एक दूसरे की रीपैरामीटराइजेशंस हैं या नहीं। हमने दो एग्जांपल्स ली हैं। हमने सर्कल की एग्जांपल ली थी और इसकी एक पैरामीटराइजेशन की थी गैमा ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस टी साइन टी। और इसी सर्कल की हमने एक और पैरामीटराइजेशन की थी, फ़र्ज़ करें वो थी गैमा टिल्डा ऑफ एस साइन एस कॉस एस। और हमने प्रूव ये किया था कि गैमा एंड गैमा टिल्डा आर रीपैरामीटराइजेशंस ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे की रीपैरामीटराइजेशंस हैं। ये बात हमने प्रूफ की थी। बाकायदा एक फंक्शन फाई ढूंढा था जो बाइजेक्टिव भी था, जो स्मूथ भी था और जिसके लिए तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही थी। इसी तरह से हमने कर्व ली थी पैराबोला। पैराबोला की एक पैरामीटराइजेशन हमने की थी टी और टी स्क्वायर, और एक और पैरामीटराइजेशन हमने इसकी की थी टी क्यूब और टी पावर 6। क्या ये दोनों एक दूसरे की रीपैरामीटराइजेशंस हैं? क्या फाई ढूंढा जा सकता है जिस फाई में कितनी खूबियां हो? 3, जो स्मूथ हो, जो बाइजेक्टिव हो और जिसके लिए गैमा टिल्डा ऑफ एस इक्वल हो गैमा फाई ऑफ एस के। क्या ऐसा फाई ढूंढा जा सकता है? मेरा क्लेम ये है कि ये दोनों एक दूसरे की रीपैरामीटराइजेशंस नहीं हैं। गैमा टिल्डा इज नॉट रीपैरामीटराइजेशन ऑफ गैमा। जो गैमा टिल्डा है वो गैमा की रीपैरामीटराइजेशन नहीं है। क्यों नहीं है? कैसे मुझे पता चल गया कि नहीं है? ऐसे पता चल गया कि गैमा डैश टी जो है वो किसके इक्वल है? डेरिवेटिव लें 1 और 2t और कंफर्म है कि ये नॉन ज़ीरो है फॉर ऑल टी ऑफ द डोमेन। गैमा टिल्डा जो है इसमें पैरामीटर मैंने टी रखा है, आप एस भी रख सकते हैं। गैमा टिल्डा का डेरिवेटिव लें तो ये आता है 3t स्क्वायर और 6t5 और ये ज़ीरो भी है। गैमा टिल्डा जो है इज़ नॉट रेगुलर पैरामीटराइजेशन। ये रेगुलर पैरामीटराइजेशन नहीं है। और अभी हमने एक थ्योरम किया है, वो थ्योरम ये कहता है कि अगर कर्व रेगुलर है तो उसकी रीपैरामीटराइजेशन भी रेगुलर ही होगी। इसका मतलब है गैमा टिल्डा जो है वो गैमा की रीपैरामीटराइजेशन नहीं है। यानी ये बात नहीं है कि जब भी आपके पास एक कर्व की दो पैरामीटराइजेशंस हों तो दोनों एक दूसरे की रीपैरामीटराइजेशन होंगी। हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। एक बात की गारंटी है, अगर एक कर्व रेगुलर है तो उसकी रीपैरामीटराइजेशन भी हमेशा रेगुलर ही होगी। यानी अगर एक कर्व की ऐसी पैरामीटराइजेशन है जिसके डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो हैं तो उसकी रीपैरामीटराइजेशन के भी डेरिवेटिव्स नॉन ज़ीरो ही होंगे। यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन। अगर हमारे पास एक कर्व की पैरामीटराइजेशन है गैमा से इंटरवल अल्फ़ा बीटा से आर एन के ऊपर, अगर गैमा का डेरिवेटिव लें और उसका नॉर्म लें और ये नॉर्म 1 आए फॉर ऑल टी ऑफ द डोमेन, अगर ऐसा हो
तो हम कहते हैं ये जो पैरामीटराइजेशन है ये यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन है। ये कैसी पैरामीटराइजेशन है? यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन है। एग्जाम्पल देखते हैं। हमने बात की है सर्कल की पैरामीटराइजेशन की, cos t और sin t। इसका डेरिवेटिव लें गैमा डैश t, ये आया माइनस साइन t और cos t। इसका नॉर्म कैलकुलेट करें, इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, कितनी आएगी? साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t का स्क्वायर रूट, और कितना आंसर आ गया? 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। इसका मतलब है कि जो गैमा है, गैमा इज ए यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं। कर्व है मेरे पास, फर्ज करें ई टी कॉस टी और ई टी साइन टी। क्या ये यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन है? कैसे चेक करेंगे जी? कैसे चेक करेंगे? इसका डेरिवेटिव लेंगे और मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। इसका डेरिवेटिव फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्रोडक्ट रूल लगेगा, ई टी का ई टी कॉस टी एज इट इज, फिर प्लस का ई टी और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी। इसी तरह से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट पे भी, ई टी का डेरिवेटिव ई टी साइन टी प्लस ई टी और साइन का डेरिवेटिव कॉस टी। क्या चेक कर रहे हैं कि ये यूनिट स्पीड है या नहीं? उसके लिए इसका नाम कैलकुलेट करते हैं। एक्स का स्क्वायर ई टी कॉस टी माइनस ई टी साइन टी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ई टी साइन टी प्लस ई टी कॉस टी होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। सिंप्लीफाई करते हैं। क्या कॉमन आ रहा है? ई टी का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और उसका स्क्वायर रूट। ये मैंने स्क्वायर रूट भी अलग लिख लिया है। पहली ब्रैकेट में cos t माइनस साइन टी, उसका स्क्वायर लें तो cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t माइनस 2 cos t साइन t। सेकेंड स्क्वायर में ई टी कॉमन आने के बाद साइन टी प्लस कॉस टी, उसका स्क्वायर सॉल्व करें तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 साइन टी कॉस टी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। बाहर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, ई टी आ गया। स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 2 साइन टी कॉस टी और प्लस 2 साइन टी कॉस टी कैंसिल हो गए। ये वाला कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, ये वाला कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो स्क्वायर रूट के नीचे 2 आ गया। गैमा डैश टी जो है उसका नाम 2 का स्क्वायर रूट ई पावर टी आ गया। क्या 1 आया? नहीं, ये 1 नहीं आया। यानी गैमा जो है इज नॉट ए यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन। ये यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन नहीं है। क्या इसका डेरिवेटिव 0 है? इसका डेरिवेटिव 0 भी नहीं है। यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन नहीं है। अलबत्ता आप कह सकते हैं ये रेगुलर पैरामीटराइजेशन है। क्या इसकी ऐसी रेगुलर पैरामीटराइजेशन बनाई जा सकती है जो यूनिट स्पीड हो? क्या ऐसी री पैरामीटराइजेशन बनाई जा सकती है जो यूनिट स्पीड हो? हाँ, बनाई जा सकती है। कैसे बनाई जा सकती है? विद द हेल्प ऑफ आर्क लेंथ पैरामीटराइजेशन। यानी इसके पैरामीटर में टी लेने की बजाय आर्क लेंथ ले ली जाए। कैसे बनाते हैं अभी सॉल्व करके देखते हैं। ये जो मेरे पास कर्व है मैं बनाने लगा हूँ इसकी री पैरामीटराइजेशन आर्क लेंथ की मदद से। आर्क लेंथ का फंक्शन, आर्क लेंथ के फंक्शन का फार्मूला हमने सीखा है।
वो है 0 से t गैमा डैश t का मॉडुलस नॉर्म dt। आर्क लेंथ पैरामीटर से स्टार्ट में कोई भी एक नंबर फिक्स करना होता है इंटीग्रल की लोअर लिमिट में, वो नंबर मैंने यहाँ 0 फिक्स कर लिया है। कोई भी फिक्स किया जा सकता है, बस डोमेन का कोई एलिमेंट होना चाहिए। गैमा डैश टी का नाम हम कैलकुलेट कर चुके, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एस ऑफ टी हमारे पास आ रहा है 0 to t और गैमा डैश टी के नाम की जगह 2 स्क्वायर रूट ई टी डी टी। 2 का स्क्वायर रूट कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया। इंटीग्रल 0 से t ई टी के इंटीग्रल का फार्मूला आपको याद है ना? क्या है? ई टी का इंटीग्रल ई टी, लिमिट्स 0 से t, लिमिट्स ऑपरेट की, अपर लिमिट ई टी माइनस लोअर लिमिट ई ज़ीरो किसके इक्वल 1 के, E0 1, ये मेरे पास एस ऑफ टी आ गया, या कह लें एस इक्वल आ गया 2 स्क्वायर रूट ई टी माइनस 1। अब मैं एक पैरामीटराइजेशन गैमा टिल्डा एस बनाना चाहता हूँ, रीपैरामीटराइजेशन करना चाहता हूँ। किसकी मदद से? गैमा की मदद से। मेरे पास ये जो गैमा टी है, मैं इसकी मदद से एक नई पैरामीटराइजेशन बनाना चाहता हूँ जिसमें पैरामीटर टी की जगह एस हो। कैसे बनाऊँगा? मैं चाहता ये हूँ कि ये टी एस में तब्दील हो जाए। कैसे तब्दील होगा ये टी एस में? यहाँ से टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वो टी की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पुट कर देंगे तो टी एस में चेंज हो जाएगा। मेरे पास एक नई पैरामीटराइजेशन आ जाएगी, रीपैरामीटराइजेशन आ जाएगी, और मैं प्रूव ये करूँगा कि वो रीपैरामीटराइजेशन जो है वो यूनिट स्पीड रीपैरामीटराइजेशन है, वो यूनिट स्पीड है। टी कैलकुलेट करने के लिए 2 का स्क्वायर रूट इधर आकर डिवाइड हो गया, 1 इधर आकर प्लस का हो गया। ई की टी अगर इसके इक्वल है तो टी इक्वल हो जाएगा लॉग ऑफ एस ओवर 2 का स्क्वायर रूट प्लस 1। ये मेरे पास t की वैल्यू आ गई s की फॉर्म में, ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ तो मेरे पास नई पैरामीटराइजेशन आ जाएगी। ये t की वैल्यू पुट कर लें इन 1 तो मेरे पास गैमा लॉग ऑफ s ओवर 2 का स्क्वायर रूट प्लस 1, राइट साइड पे e, t की जगह लॉग ऑफ s ओवर 2 का स्क्वायर रूट प्लस 1 कॉस t की जगह लॉग s ओवर 2 का स्क्वायर रूट प्लस 1। फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया, सेकंड कोऑर्डिनेट e, t की जगह लॉग s ओवर 2 का स्क्वायर रूट प्लस 1 और साइन t की जगह लॉग s ओवर 2 का स्क्वायर रूट प्लस 1। ये मेरे पास नई पैरामीटराइजेशन आ गई। गैमा में t की जगह s वाली वैल्यू लिख दी। इस पैरामीटराइजेशन का नाम फ़र्ज़ करें मैं गैमा टिल्डा रख लेता हूँ। गैमा टिल्डा s आ गई मेरे पास। राइट साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। e की पावर में log है तो e और log ख़त्म हो जाएंगे और s ओवर 2 का स्क्वायर रूट प्लस 1 आ गया इंटू कॉज ऑफ लॉग s ओवर 2 का स्क्वायर रूट प्लस 1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और सेकंड कोऑर्डिनेट में भी e और log ख़त्म हो गए, s ओवर 2 का स्क्वायर रूट प्लस 1 और साइन का एंगल log s ओवर 2 का स्क्वायर रूट प्लस 1। ये मेरे पास नई पैरामीटराइजेशन आ गई। हम कहेंगे ये आर्क लेंथ पैरामीटराइजेशन है। इसमें पैरामीटर जो s है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर्क लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस वक्त मेरा क्लेम ये है कि ये यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन है। मेरा क्लेम है कि गैमा टिल्डा s
इज ए यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन। मेरे पास एक कर्व थी स्पाइरल, मैंने उसकी आर्क लेंथ पैरामीटराइजेशन बनाई है और मेरा क्लेम ये है कि ये जो नई पैरामीटराइजेशन है, ये जो मैंने रीपैरामीटराइज किया है, ये नई पैरामीटराइजेशन यूनिट स्पीड है। कैसे पता चलेगा? इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे और नॉर्म कैलकुलेट करेंगे। अगर 1 आ गया तो यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन है। तो इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। गैमा टिल्डा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। s/2 स्क्वायर रूट प्लस 1 का डेरिवेटिव 1/2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा और cos एज इट इज, फिर प्लस फार्मूले का s/2 का स्क्वायर रूट प्लस 1 एज इट इज और cos का डेरिवेटिव आएगा माइनस, तो यहाँ माइनस लिख रहा हूँ। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन log s/2 का स्क्वायर रूट प्लस 1 और फिर साइन के एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, log का डेरिवेटिव 1/s/2 का स्क्वायर रूट प्लस 1। याद है log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। ये हमने डेरिवेटिव ले लिया इसके x कोऑर्डिनेट का। इसी तरह y कोऑर्डिनेट का डेरिवेटिव ले लेते हैं। y कोऑर्डिनेट के डेरिवेटिव में फर्स्ट फैक्टर का डेरिवेटिव 1/2 का स्क्वायर रूट, साइन एज इट इज, साइन log s/2 का स्क्वायर रूट प्लस 1, फिर प्लस फार्मूले का फर्स्ट फैक्टर s/2 का स्क्वायर रूट प्लस 1 एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos आएगा, cos और उसका एंगल होगा log s/2 का स्क्वायर रूट प्लस 1 और फिर इस एंगल का डेरिवेटिव log का डेरिवेटिव 1/s/2 का स्क्वायर रूट प्लस 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। गैमा टिल्डा s मेरे पास आ गया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट की फर्स्ट टर्म एज इट इज 1/2 का स्क्वायर रूट cos log s/2 का स्क्वायर रूट प्लस 1 और सेकंड टर्म में s/2 का स्क्वायर रूट प्लस 1 कैंसिल हो गए, माइनस साइन log s/2 का स्क्वायर रूट प्लस 1। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट में फर्स्ट टर्म एज इट इज 1/2 का स्क्वायर रूट साइन log s/2 का स्क्वायर रूट प्लस 1 और सेकंड टर्म में s/2 का स्क्वायर रूट प्लस 1 कैंसिल और प्लस cos log s/2 का स्क्वायर रूट प्लस 1। ये सिंप्लीफिकेशन कर ली हमने गैमा टिल्डा डैश s की। इसका मैग्नीट्यूड मालूम कर लेते हैं, इसका नाम मालूम कर लेते हैं। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। अब ये सिंप्लीफिकेशन आप खुद करें। इस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, जब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और इसका मतलब क्या हुआ कि गैमा टिल्डा s इज़ ए यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन। तो आज की बात का कंक्लूजन ये है कि हमारे पास अगर एक कर्व की पैरामीटराइजेशन है जो यूनिट स्पीड नहीं है और वो कर्व रेगुलर कर्व है, तो आप उसकी यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन बना सकते हैं और उसके अंदर जो पैरामीटर है वो s ले सकते हैं। और आज की आखिरी बात, s कैलकुलेट करना हमेशा इतना आसान नहीं होता। बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसे फंक्शंस आ जाते हैं जिनके लिए इंटीग्रेशन करना मुमकिन नहीं होता। आम फंक्शंस की फॉर्म में इंटीग्रेशन नहीं हो सकती। ऐसे फंक्शंस की इंटीग्रेशन को हम एलिप्टिक इंटीग्रेशन का नाम देते हैं और फिर हम उसके लिए न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करते हैं, अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस मालूम करते हैं।